विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी मजे में ही होंगे। विद्यार्थी मित्रों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 के विज्ञान विषय के 6ठे अध्याय भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, हमने पिछले वीडियो में भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं तथा उनके उदाहरणों के विषय में जानकारी प्राप्त की और हमने रासायनिक परिवर्तनों के उदाहरणों तथा उनका महत्व और रासायनिक परिवर्तन होते क्या हैं उनके विषय में जानकारी प्राप्त की। हमने कुछ रासायनिक परिवर्तन के दरमियान होने वाले परिवर्तनों को भी नोट किया था। आइए हम सर्वप्रथम उन रासायनिक परिवर्तनों के विषय में कुछ और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, हमने देखा था कि रासायनिक परिवर्तनों के दरमियान कुछ परिवर्तन देखने को मिलते हैं, जैसे कि दो या दो से अधिक पदार्थों का उत्पादन होता है, साथ ही ऊष्मा, प्रकाश या किसी अन्य प्रकार के विकिरण निर्मुक्त अथवा उनका अवशोषण होता है। जैसे कि यदि आप दिया सलाई को जलाते हैं तब उससे प्रकाश उत्पन्न होता है, धुआं भी उत्पन्न होता है, या कई बार जब हम मोमबत्ती जलाते हैं या दिया जलाते हैं या पटाखों को जलाते हैं तब उससे प्रकाश और ऊष्मा यानी ऊर्जा उत्पन्न होती देखने को मिलती है। साथ ही विद्यार्थी मित्रों, ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसा कि आप जानते हैं, जब आप पटाखों को जलाते हैं तब उसके जलने पर आवाज यानी ध्वनि उत्पन्न होती है। यह रासायनिक परिवर्तन का एक गुणधर्म है। साथ ही विद्यार्थी मित्रों, पदार्थ की गंध में भी परिवर्तन होता है या बिल्कुल नई गंध वाले पदार्थों का निर्माण होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब हमारे घर में दूध को हम दही में रूपांतरित करते हैं तब उसकी गंध बिल्कुल बदल जाती है। कई बार पदार्थ के रंग में परिवर्तन होता है, यह भी रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। और साथ ही विद्यार्थी मित्रों, गैस का निर्माण भी होता है। जब आपने देखा हो आपकी माताश्री जब इडली बनाती हैं तब इडली के घोल में वह खाने का सोडा मिलाती हैं, जिससे रासायनिक प्रक्रिया होकर के कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होती है और इसीलिए हमारी जो इडली है वह सॉफ्ट बनती है या फूल जाती है। इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों, रासायनिक परिवर्तन के दरमियान कुछ परिवर्तन देखने को मिलते हैं। कुछ ऐसे ही रासायनिक परिवर्तनों के उदाहरणों की चर्चा करते हैं। जैसे कि विद्यार्थी मित्रों, मैग्नीशियम के फीते को जब हम जलाते हैं तब उसके जलने पर जो परिवर्तन होकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें प्राप्त होता है वह रासायनिक परिवर्तन है। इसी प्रकार कोयला, लकड़ी अथवा पत्तियों को जलाना भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि उनके जलने पर भी हमें धुआं उत्पन्न होते देखने को मिलता है। साथ ही साथ हमें प्रकाश और ऊर्जा भी उत्पन्न होती देखने को मिलती है। किसी भी पदार्थ का जलना रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है, क्योंकि विद्यार्थी मित्रों, किसी भी पदार्थ को जलाने के लिए आपको हवा में यानी ऑक्सीजन के साथ रासायनिक प्रक्रिया करना आवश्यक होता है। वह पदार्थ ऑक्सीजन के साथ संयोजित होता है, प्रक्रिया करता है, जिसके फलस्वरूप हमें नए गुणधर्म वाले पदार्थ देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको एक बात नोट कर लेना जरूरी है कि रासायनिक परिवर्तन जो हम देखते हैं उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, साथ नए पदार्थों का भी निर्माण होता है। पटाखों को जब हम फोड़ते हैं तब उसके अंदर होने वाला विस्फोट भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन ही है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब हम पटाखों को फोड़ते हैं तब उसके फूटने पर ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि और अरुचिकर गैसें उत्पन्न होती हैं, जो कि वायुमंडल को प्रदूषित करती हैं। विद्यार्थियों, आपको इसलिए पटाखे न जलाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि जब भी हम पटाखों को जलाते हैं तब उससे भयानक गैसें उत्पन्न होती हैं, जो कि हमारे पर्यावरण को दूषित करती हैं, जो कि ग्लोबल वार्मिंग अर्थात वैश्विक ताप वृद्धि का कारण बनती हैं। इसलिए विद्यार्थी मित्रों, हमें पटाखे नहीं जलाने की सलाह दी जाती है। साथ ही विद्यार्थी मित्रों, हमारे घर में जो भोजन की बासी सामग्री पड़ी रह जाए तो वह सड़ जाती है, गल जाती है और उसमें दुर्गंध आना चालू हो जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि हमारे घर में यदि कोई ब्रेड पड़ी हो या कोई रोटी पड़ी हो जो लंबे समय से पड़ी हो तो उसके अंदर फफूंदी लग जाती है, वे सड़ जाती है। आप देखेंगे कि उसकी गंध भी बदल जाती है और इसका स्वाद वो भी बदल जाता है। हाँ, आप इसे खा करके चेक करने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें, क्योंकि यह आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों, यह भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन ही है। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों कुछ और उदाहरण भी देखते हैं। जब आप सेब को काटते हैं और काट कर थोड़ी देर छोड़ देते हैं तब आप देखेंगे कि उसकी सतह पर
लाल भूरे रंग की एक परत जम जाती है। वह लाल भूरे रंग की जो परत है वह यह बताती है कि यह एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। इसी प्रकार विद्यार्थी मित्रों, जब आप आलू या बैंगन को भी काट करके छोड़ देते हैं तब उसकी सतह पर भी इसी प्रकार के लाल या भूरे रंग के धब्बे देखने को मिलते हैं, जो इस चीज को बताते हैं कि यहाँ इनके भी रासायनिक प्रक्रिया होती है। ऐसी प्रत्येक स्थिति में रंग का परिवर्तन होता है। वास्तव में किसी न किसी नए पदार्थ अथवा पदार्थों के बनने के कारण ही यह घटना देखने को मिलती है, जिससे पदार्थ का रंग बदलना शुरू हो जाता है। विद्यार्थी मित्रों, अम्ल और क्षार के बीच रासायनिक प्रक्रिया होकर के जो उदासीनीकरण की प्रक्रिया हमने देखी है, वह उदासीनीकरण की प्रक्रिया भी रासायनिक परिवर्तन ही है, क्योंकि अम्ल और क्षार के बीच रासायनिक प्रक्रिया हो हमें बिल्कुल नए गुणधर्मों वाले लवण और पानी प्राप्त होते हैं, जो कि रासायनिक प्रक्रिया का ही एक उदाहरण है। लोहा हमारे लिए अत्यंत कीमती धातु है, जिसका उपयोग हम पुलों के निर्माण में, जहाजों के निर्माण में, कार तथा ट्रकों के निर्माण में करते हुए देखते हैं। विविध प्रकार के ढांचों को बनाने में लोहे का इस्तेमाल किया जाता है, परंतु विद्यार्थी मित्रों, जब इन पर जंग लगती है तब इन पर जंग लगने वाली जंग के कारण इनका मूल्य क्षय होता है, यानी यह हमारे लिए अत्यधिक नुकसान का कारण बनता है। इसलिए विद्यार्थी मित्रों, हमें लोहे की सतह पर जंग लगने से रोकना चाहिए। लोहे की सतह पर लगने वाली जंग को हम एक रासायनिक समीकरण द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, लोहे की जो सतह है उस पर जब ऑक्सीजन और जल के मिश्रण के साथ रासायनिक अभिक्रिया होती है तब हमें आयरन ऑक्साइड प्राप्त होता है, जो कि बिल्कुल नए गुणधर्म रखता है। विद्यार्थी मित्रों, आपको यह बात जानना जरूरी है कि लोहे पे जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल या जलवाष्प दोनों का होना आवश्यक है। वास्तव में विद्यार्थी मित्रों, यदि वायु में आर्द्रता यानी नमी की मात्रा अधिक हो तब जंग काफी जल्दी लग जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि लोहे के ऊपर जंग लगना हमारे लिए काफी नुकसानदायक होता है, तो इसे जंग लगने से रोकने के लिए क्या कोई उपाय है? तो विद्यार्थी मित्रों, चलिए हम कुछ उपायों की चर्चा करते हैं जिससे कि हम लोहे पे लगने वाली जंग को रोक सकते हैं। विद्यार्थियों, सभी वस्तुओं पर नियमित रूप से हमें पेंट या ग्रीस सतत लगाते रहनी चाहिए। अगर हमारे घर में ग्रीस ना हो तो हम ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यह सतह पर जंग लगने से रोकता है। इसलिए विद्यार्थियों, आपने देखा होगा कि यदि आपके घर में लोहे का दरवाजा हो तब आप उस पर रंग लगाना पसंद करते हैं ताकि उस पर जंग ना लग जाए। एक अन्य उपाय है विद्यार्थी मित्रों कि क्रोमियम अथवा जस्ते जैसी कीमती धातुओं की परत चढ़ाना। विद्यार्थी मित्रों, लोहा जैसी कीमती धातु हमारे लिए क्षय होने पर, जंग लगने पर बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान उत्पन्न कर सकती है। इसलिए उसके ऊपर क्रोमियम तथा जस्ते जैसी धातुओं की परत लगा दी जाती है, जिससे उनका क्षय ना हो, उन पर जंग ना लग जाए। विद्यार्थी मित्रों, लोहे की सतह पर जिंक चढ़ाने की इस प्रक्रिया को यशद लेपन अर्थात गैल्वेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। हमारे घरों के ऊपर जो पतरे लगे होते हैं वह गैल्वेनाइज्ड पतरे कहे जाते हैं, जो कि गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं। अपने घरों में पानी की आपूर्ति के लिए उपयोग में ली गई जो पाइपें होती हैं वह भी गैल्वेनाइज्ड पाइप होती हैं, जिससे उन पर जल्दी से जंग नहीं लगता। विद्यार्थियों, स्टेनलेस स्टील लोहे में कार्बन और क्रोमियम तथा निकल मिलाकर बनाया जाता है और ऐसा बनाया गया स्टील जंग नहीं लगता है। हमारे यहाँ सालों से बर्तनों के रूप में किया जाता है। ऐसे स्टेनलेस स्टील से हम बर्तनों का निर्माण करते हैं, जैसे कि थाली, ग्लास आदि। साथ ही साथ ऑपरेशन के लिए उपयोग में लिए जाने वाले जो साधन होते हैं उन साधनों को भी स्टेनलेस स्टील में से ही बनाया जाता है ताकि उन पर जंग न लगे। इसी प्रकार विद्यार्थी मित्रों, जो जहाज हमारे समुद्रों में सतत मुसाफरी करते हैं उन पर जंग लगने का प्रश्न एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि इन पर जंग लगने के कारण अरबों रुपए का नुकसान हो जाता है और यह तो लंबे समय तक समुद्र में रहते हैं। यदि इनका सावधानी न रखी जाए तब इनमें जंग लगने के कारण छेद पड़ सकते हैं और बड़े अकस्मात भी देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है हमारा जहाज पानी में डूब जाए। इसीलिए लोहे की इन जहाजों की सतह पर जंग न लगे, इसलिए हमें कुछ उपाय करना चाहिए। यह उपाय किस तरह से किए जाते हैं? तो इनकी ये जो सतह होती है उनकी सतह पर जिंक, मैग्नीशियम या क्रोमियम जैसी धातुओं की प्लेटों को लगाया जाता है। यह क्रोमियम जैसी धातुओं की जो प्लेटें हैं यह समुद्र के साथ संपर्क में रहती हैं, जिससे समुद्र का पानी लोहे के साथ संपर्क में नहीं आता, जिसके फलतः जो पानी है वह जिंक अथवा मैग्नीशियम या क्रोमियम जैसी धातुओं का क्षय करता है, उन पर जंग लगती है, हमारे लोहे पर जंग लगती नहीं है। यही विद्यार्थी मित्रों बताता है कि समुद्र में जाने वाले जो बड़े बड़े जहाज हैं
उनकी सुरक्षा किस तरह से की जाती है। अब आइए विद्यार्थी मित्रों, हम चर्चा करते हैं क्रिस्टलीकरण के विषय में। अब आप सोच रहे होंगे ये क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया क्या होती है। विद्यार्थी मित्रों, साधारण नमक जो कि समुद्र के जल के वाष्पन द्वारा प्राप्त किया जाता है, आपने उसे जरूर देखा होगा। इस प्रकार प्राप्त होने वाला जो नमक है वे शुद्ध नहीं होता, उसके अंदर बहुत सारी अशुद्धियां होती है, अर्थात उसके क्रिस्टलों के आकार को हम स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं। किसी भी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल उसके विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं और उसी प्रक्रिया को हम क्रिस्टलाइजेशन यानी क्रिस्टलीकरण के नाम से जानते हैं। यह भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, क्योंकि इनके आकारों में सतत परिवर्तन हम ला सकते हैं। इन्हें हमने जिस स्वरूप में प्राप्त किया है पुनः इसे हम उसी स्वरूप में ला सकते हैं। जैसे कि विद्यार्थी मित्रों, समुद्र के अंदर से हम नमक प्राप्त करते हैं, परंतु जब उस नमक में हम पुनः पानी मिलाते हैं तब पुनः वह प्रवाही स्वरूप के अंदर आ जाता है। आप इस चित्र में नमक के क्रिस्टल को देख सकते हैं। अब एक क्रियाकलाप करते हैं विद्यार्थी मित्रों, जिसकी सहायता से हम क्रिस्टलीकरण के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। आपको क्या करना है, एक बीकर में लगभग आधा कप जितना जल ले लेना है और उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डाल देनी है। अब इस जल को आपको धीरे धीरे गर्म करना है। जब जल उबलना प्रारंभ कर दे तब आप उसमें कॉपर सल्फेट का चूर्ण मिलाएं और उसे सतत हिलाते रहें। इस प्रयोग को करते समय आपको सावधानी रखनी है, क्योंकि यह प्रयोग में अम्ल का उपयोग किया जा रहा है जो कि आपकी त्वचा को नुकसान पहुंचा सकता है। आप जब इसको विलयन को सतत गर्म करते रहते हैं और हिलाते रहते हैं तब कुछ समय बाद आप उसमें होने वाले परिवर्तन को नोट कीजिए। आपको यह कॉपर सल्फेट तब तक घुलाते रहना है जब तक वह उसमें घुलना बंद न कर दे, अर्थात आपको संतृप्त विलयन प्राप्त न हो तब तक आपको इसे घुलाना है। जब विद्यार्थी मित्रों यह संपूर्ण रूप से संतृप्त विलयन प्राप्त हो जाए तब फिल्टर पेपर की सहायता से उसे आपको छान लेना है। थोड़ी देर के लिए उसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। जब विलयन ठंडा हो रहा हो तब आप उसे हिला डुलाकर या अन्य किसी भी प्रकार से न छेड़ें, उसे आप ऐसे की ऐसे छोड़ दें। कुछ समय बाद उस विलयन को जब आप देखेंगे तब आप पाएंगे कि उसमें पुनः कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल देखने को मिल जाएंगे। विद्यार्थी मित्रों, यही क्रियाकलाप हम फिटकड़ी के साथ में भी कर सकते हैं। यदि आपके पास में फिटकड़ी हो तो आप उसे थोड़े से पानी के अंदर गर्म करें, गर्म पानी लेकर के उसमें फिटकड़ी को मिलाएं और थोड़ी देर बाद आप उसे जब आप थोड़ी देर बाद उसका अवलोकन करें तब आप पाएंगे कि उसमें आपको फिटकड़ी के क्रिस्टल देखने को मिल सकते हैं। तो विद्यार्थियों, हमने इस प्रकरण में कुछ भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के विषय में चर्चा की। हमने हमारे आसपास में पाए जाने वाले कुछ ऐसे परिवर्तनों को भी नोट किया। अब विद्यार्थी मित्रों, आपको सोचना है कि आपके आसपास होने वाले परिवर्तन कौन से हैं। क्या वे भौतिक परिवर्तन हैं या वे रासायनिक परिवर्तन हैं। विद्यार्थी मित्रों, यदि पदार्थ के भौतिक गुणधर्मों में परिवर्तन हो रहे हो तो आप उसे कह सकते हैं कि वह भौतिक परिवर्तन है। जैसे कि उनका आकार बदले, उनका रंग बदले, वह भौतिक परिवर्तन है। परंतु विद्यार्थी मित्रों, यदि पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन हो और बिल्कुल नए गुणधर्म रखने वाले पदार्थ हमें प्राप्त हो तो वह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कहा जा सकता है। आपको विद्यार्थी मित्रों अपने आसपास के परिसर में होने वाले कुछ ऐसे ही भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों की सूची तैयार करनी है। आशा करता हूं विद्यार्थी मित्रों कि आपने इस वीडियो को देख करके रासायनिक परिवर्तनों के उदाहरण तथा क्रिस्टलीकरण के विषय में ज्ञान प्राप्त किया होगा। विद्यार्थियों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और आप उसे अच्छे से देख सकें।